दिख रहा है? ओके। सो अब तक बेसिकली हम लोग इस प्री वाले पेपर के लिए जनरल साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आपका बायोलॉजी का जो जनरल कॉन्सेप्ट था वो सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज से हम लोग ये रीजनिंग वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग सेक्शन में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और उसमें आपका वेन डायग्राम है। आपके पेपर को मैं देख रहा था 2018 वाले में, तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस वेन डायग्राम के आए हैं। सो होपफुली कि आज की इस क्लास को और जो भी वेन डायग्राम के प्रिंसिपल्स हैं उनको जानने के बाद आप आसानी से उसको उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और आज की क्लास में उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कराएंगे जो कि आपके 2018 वाले पेपर में आए हुए हैं इस वेन डायग्राम से। ओके। सो बेसिकली पहले वेन डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे बहुत सिंपल वे में। और कुछ इसके रूल्स हैं और उन रूल्स को फॉलो करके आपको प्रॉब्लम्स जो दिए गए होते हैं उनको आपको समझना होता है। राइट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेन डायग्राम जो है क्या होता है पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। और अगर जो लोग थोड़ा पीएचडी वाले फील्ड से हैं उनके लिए थोड़ा आसान होगा समझना, क्योंकि वो लोग काफ़ी सारा एक्सेल सीट में ऐसे वेन डायग्राम बनाते रहते हैं। वेन डायग्राम का सेंस मतलब सिर्फ यही होता है कि सपोज कोई दो या दो से अधिक कोई अगर ऐसे क्वांटिटीज है या फिर कोई फैक्टर्स है या कोई पैरामीटर्स है या थ्री भी हो सकता है, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है। अगर कोई रिलेशन होगा तो एक दूसरे को ऐसे ही क्रॉस करते हुए दिखाई देंगे, लाइक दैट। अगर रिलेशन नहीं होगा तो फिर ऐसे सेपरेट दिखाई देंगे। अगर ऐसे एक सर्कल के अंदर में कोई दूसरा सर्कल है तो उसका कुछ अलग बीन होता है, तो इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन होता है अलग अलग सिचुएशंस के लिए, अलग अलग कंडीशंस के लिए। सो वेन डायग्राम बेसिकली एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है डेटा का जहाँ पर आपको किसी दो से दो मतलब टू और मोर पैरामीटर्स के बीच में जो इंटरकनेक्शन है, जो लिंक हैं, जो रिलेशन है, उस चीज़ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। एंड आपको उन फिगर को देख करके ये प्रेडिक्शंस लगाना होता है और आपको इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट आउट करना होता है कि किस टाइप का रिलेशनशिप यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है और आपको उसको सही आंसर जो है वो करना होता है। सो वेन डायग्राम सिंपली एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है। सर्कल के फॉर्म में, ट्राइंगल के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में आपका ये एक रिलेशन होगा जहाँ पे टू और मोर पैरामीटर्स आपस में क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। हो सकता है कि उनमें कोई म्यूचुअल रिलेशनशिप हो सकता है पूरी तरीके से डिस्टिंग्विश हो सकता है कि उसमें एक कंपोनेंट का कोई सब पार्ट हो, दूसरा वाला कंपोनेंट। इस तरीके के रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे पहले 10 रूल्स हैं और उन रूल्स को पहले हम लोग देखेंगे। सॉरी, और वो रूल्स आपको किस तरीके से किस सिचुएशन से अप्लाई करना है ये भी समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके जो एग्जाम्स में पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। नंबर पहला आपको जो रूल यहाँ पे दे रहा है, नंबर फर्स्ट है, इफ द आइटम्स बिलोंग टू द थ्री डिफरेंट ग्रुप एंड द वेन डायग्राम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सिंपल। यहाँ पे आपको तीन कोई डिफरेंट ग्रुप है एक कोई आइटम का, और उनको तीन अलग अलग लेटर से सर्कल से बना करके क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया, दैट इज द पी क्यू एंड आर। दीज थ्री आइटम्स बियर नो रिलेशनशिप टू ईच अदर। जैसा कि आप यहाँ पे दिख रहे हैं कि कोई भी सर्कल किसी एक दूसरे से ओवरलैप या टच करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री ग्रुप्स, हेंस दे आर रिप्रेजेंटेड बाय थ्री डिस्टिंक्ट जंक्शन। तो इस वजह से इनको, इन तीनों ही क्वांटिटीज को और इन तीनों ही ग्रुप को अलग अलग सर्कल से क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। तो जब कभी भी क्वेश्चंस में आपको अगर इस तरीके का डायग्राम दिखता हुआ मिल जाए, दो हो या तीन हो चार हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे सर्कल हो, ऐसे आपको स्क्वायर भी मिल सकता है देखने के लिए, लाइक दैट इस तरीके से। और आपको ऐसे ट्राइंगल के फॉर्म में भी रिलेशनशिप देखने को मिल सकता है, लाइक इस तरीके से। किसी भी तरीके का आपको ये रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर वो दो या तीन चार जो भी आपके सर्कल, स्क्वायर या ट्राइंगल दे रखा है, अगर उन सबके सर्कल का कोई भी बाउंड्री किसी से मैच नहीं, मतलब किसी से टच नहीं होती है, सो इसका मतलब होता है कि उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तीनों के तीनों जो ग्रुप हैं या कोई पैरामीटर्स हैं या कोई फैक्टर है या कोई प्रॉपर्टीज है, वट वो आपस में एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। सो नंबर रूल जो फर्स्ट है आपको ये बताता है। सेकेंड रूल आपको बताता है, इफ वन आइटम बिलोंग टू द क्लास ऑफ अ सेकेंड एंड द सेकेंड बिलोंग टू द क्लास ऑफ अ थर्ड। मतलब आपको बोल रहा है कि सपोज अगर ए है, ए बिलोंग करता है किससे है, बी से बिलोंग कर रहा है, बी किससे बिलोंग कर रहा है, सी से बिलोंग कर रहा है, इस तरीके का, देन द रिप्रेजेंटेशन कैन बी फॉर्म्ड एज अ थ्री सेंट्रिक कंसेंट्रिक सर्कल। इस तरीके से आपको बताया जाएगा। सपोज जैसे यहाँ पे पी है, तो पी बिलोंग किसे कर रहा है, क्यू से, और क्यू बिलोंग किसे कर रहा है, आर से। तो अगर आपको इस तरीके से सर्कल, उसके अंदर में सर्कल, उसके अंदर सर्कल अगर आपको दिया जाएगा, तो आप इस वाले
रिप्रेजेंटेशन से ये अनुमान लगाएंगे कि ये वाला जो सर्कल है इसका रिलेशन इससे वाले से है और इस वाले का रिलेशन किससे है, इस वाले से है। तो ये आपस में एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेट करते हैं। ये वाला डायग्राम आपको इस तरीके से मैसेज देता है, मैसेज कन्वे करता है अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ दीज थ्री क्वांटिटीज। यहाँ पर आपके 3 की जगह पे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, सर्कल की जगह पे स्क्वायर ट्राइंगल भी हो सकता है। ये दो फिगर मीन्स दो रूल आपको ये बताता है। पहला, अगर कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं होगा तो वो ना ही किसी की बाउंड्री को टच करेंगे, ना ही किसी से ओवरलैप करेंगे। अगर एक बड़ा सर्कल हो उसके अंदर में छोटे छोटे सर्कल हो, इसका मतलब ये होता है कि वो तीनों क्वांटिटीज या तीनों पैरामीटर्स आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है या एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। रूल नंबर थर्ड आपको बताता है इफ द टू सेपरेट आइटम्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ अ थर्ड, अगर दो कोई सेपरेट आइटम हैं थर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो दे आर द रिप्रेजेंटेड बाई टू डिसजंक्ट सर्कल्स इन साइड अ बिगर सर्कल। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये मान लीजिए पी एंड क्यू अलग अलग पैरामीटर्स हैं जो कि आर से क्या करते हैं, दोनों बिलोंग करते हैं, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये दो क्वांटिटी जो है आपकी पी एंड क्यू, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब ये दे आर टोटली डिफरेंट। जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मान लीजिए अगर लिक्विड है तो ये क्या आपका सॉलिड है, अगर मान लीजिए आपका ये सपोज कोई एक मेटल है तो ये क्या आपका नॉन मेटल है, मतलब ये दोनों के दोनों पैरामीटर्स क्या हैं, तो टोटली अलग हैं। लेकिन ये दोनों पैरामीटर्स एक वाला जो आपको बड़ा वाला सर्कल दिखाई दे रहा है उससे क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो जब कभी भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस का क्राइटेरिया या रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा दिया हो, एक बड़ा सर्कल हो उसके अंदर में दो सर्कल हो, इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन से आप यही समझेंगे कि इन दोनों में तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इन दोनों का ही इस वाले सर्कल से रिलेशनशिप है। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे ए दे दिया जाए लेटर, यहाँ पे आपको बी दे दिया जाए, यहाँ पे आपको सी दे दिया जाए, तो आप इसका स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे बताएंगे कि इस फिगर में बी और सी में आपस में कोई म्यूचुअल या कोई आपस में इंटर रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन बोथ बी एंड सी आर इंटरलिंक टू द सर्कल ए, और जो भी पैरामीटर आपका ए का होगा उससे क्या करते हैं, लिंक करते हैं। सो रूल नंबर थर्ड आपको ये बताता है। रूल नंबर फोर्थ का स्टेटमेंट है इफ टू आइटम्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ अ थर्ड सच दैट कि वन आइटम्स ऑफ ईच ऑफ द टू ग्रुप्स आर कॉमन इन रिलेशनशिप। स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज हो गया, बताया गया कि दो कोई पैरामीटर्स हैं और वो पैरामीटर्स किसी तीसरे वाले से क्या करते हैं, ग्रुप में क्या करते हैं, शामिल होते हैं। उसके साथ साथ में वो दोनों जो ग्रुप हैं वो भी आपस में क्या करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं। then they are represented by the two intersecting circles enclosed within a bigger circle। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक बड़ा सर्कल होगा और इसके बाद आपके क्या होंगे, यहाँ पे दो छोटे सर्कल होंगे जो कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। ये क्रॉस करने का मतलब ये हो गया कि ये आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप शो करते हैं, मीन्स इनका कोई कॉमन रिलेशनशिप है। और बड़े वाले में है इसका मतलब ये दोनों ही उस थर्ड वाले से क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी या कुछ कैरेक्टर में बिलोंग करते हैं। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशंस आए जहाँ पे एक कोई बड़ा ग्रुप से दो छोटे छोटे ग्रुप आपस में क्या कर रहे हों, कॉमन प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हों, अगर मीट कर रहे होंगे तो उनको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 मीन्स रूल नंबर 4 आपको बताता है इफ टू आइटम्स आर पार्सली रिलेटेड टू द थर्ड एंड आर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री इंटरसेक्टिंग सर्कल इन अ लाइन। मतलब आपको बताया जा रहा है कि दो आइटम्स अगर पार्सली रिलेट कर रहे हैं किसी से थर्ड वाले से, तो सपोज कीजिए यहाँ पे आपका एक फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे तीन क्वांटिटीज है पी क्यू एन आर, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि दो जो आइटम्स होंगे वो आपस में पार्सली रिलेशनशिप करते हैं, मतलब कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा उनमें क्या है, ओवरलैपिंग है, एक दूसरे से रिलेशन शो करते हैं। एंड आर देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट, और वो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। उस कंडीशंस में आप इस तरीके से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर्कल आपको यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि ये क्यू वाले से पी भी क्या है, पार्सली रिलेशन रखता है, और क्यू भी पी आर भी रिलेशन रखता है, एज वेल एज पी भी रिलेशन रखता है, लेकिन पी और आर का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो जब आपके पास तीन फैक्टर है जिसमें से दो फैक्टर तीसरे वाले से पार्सली क्या है आपके एक दूसरे रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, लेकिन दोनों जो ग्रुप है वो उनका आपस में कोई रिलेशनशिप ना हो, मतलब वो आपस में इंडिपेंडेंट हो, ऐसे सिचुएशंस के लिए इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपके क्वेश्चंस में ऐसा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले तो आप इससे ये अनुमान लगाएंगे कि हाँ यहाँ पे किस तरीके का रिलेशनशिप इन दोनों में, इन तीनों पैरामीटर्स में या क्वांटिटीज में बनेगा। रूल नंबर 6 आपको बोलता है इफ थ्री आइटम्स आर पार्सली रिलेटेड टू द ईच अदर देन
दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। अगर तीन यहाँ पे पैरामीटर्स हैं और तीनों पैरामीटर्स आपस में एक दूसरे से इस तरीके से इंटरलिंक करते हैं कि कुछ कुछ पैरामीटर सबका क्या है एक दूसरे से कॉमन है। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाली सर्कल सपोज कीजिए ऐसे है, इस सर्कल को ओवर क्रॉस इसने किया और इन दोनों सर्कल को ओवर क्रॉस क्या कर रहा है, ये कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ फ्रैक्शन इसका भी इसमें जा रहा है, कुछ फ्रैक्शन इसका इसमें जा रहा है, कुछ फ्रैक्शन इसका इसमें जा रहा है। तो इन तीनों ही पैरामीटर के पास कुछ कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि तीनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो जब तीन या चार या दो आपके पैरामीटर्स हों और आपस में सिमिलरिटी जब कुछ फीचर्स में कॉमन प्रॉपर्टीज या पार्सली एक दूसरे से ओवरलैप करें तो उस कंडीशंस के लिए इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। रूल नंबर 7 बताता है इफ वन आइटम बिलोंग टू द क्लास ऑफ अ सेकेंड वाइल थर्ड आइटम इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द टू देन दे में बी रिप्रेजेंटेड बाई लाइक दिस डायग्राम। बताया जा रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे तीन क्वांटिटीज है, जिसमें से एक आइटम जो है वो सेकंड वाले से क्या करता हो, बिलोंग करता हो, लेकिन तीसरा वाला उन दोनों से ही पूरी तरीके से क्या हो, डिफरेंट हो। तो यहाँ पे आप देखिए पी एंड क्यू एक ही सर्कल के अंदर में है, इसका मतलब पी एंड क्यू में क्या है, रिलेशनशिप है, जबकि आर इन दूसरों से क्या है, एकदम टोटली अलग है, एकदम अलग है। अब ये सिचुएशन जब आपको स्टेटमेंट बन करके आएंगे तो फिर आपको ऐसे देख करके बताना होगा कि इनमें क्या रिलेशनशिप यहाँ पे बन सकता है। तो 7वें नंबर रूल का कंडीशंस आपको ये बताता है कि अगर दो तीन पैरामीटर्स हैं या तीन क्वांटिटीज हैं, उनमें से कोई दो क्वांटिटीज में क्या है, रिलेशनशिप है एक दूसरे से, बट तीसरा वाला जो है एकदम पूरी तरीके से इंटायरली क्या है, डिफरेंट है। इन दैट सिचुएशंस आपको जो रिप्रेजेंटेशंस देखने को मिलेगा वो लाइक दैट इस तरीके से मिलेगा। रूल नंबर 8 आपको बताता है इफ वन आइटम बिलोंग टू द क्लास ऑफ अ सेकेंड एंड द थर्ड आइटम इज पार्शियल रिलेटेड टू द दीज टू क्लासेस। तो उस तरीके से कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे ये है बताया जा रहा है यहाँ पे डायग्राम में कि पी एंड क्यू आपस में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है एक दूसरे से, तीसरा वाला भी पार्शियली दोनों से क्या करता है, रिलेट करता है। तो आर जो है वो पी से भी रिलेट करता है थोड़ा, और इसके बाद क्यू से भी रिलेट करता है थोड़ा। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों में ही आपस में क्या है, कॉमननेस है या फिर कुछ परसेंट में सिमिलरिटीज़ है। रूल नंबर 9 आपको बताता है इफ वन आइटम बिलोंग टू द क्लास ऑफ अ सेकेंड एंड द थर्ड आइटम इज पार्सली रिलेटेड टू द सेकेंड दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। मतलब पहला वाला जो आइटम है वो दूसरे से बिलोंग करता है, थर्ड वाला जो आइटम है सिर्फ और सिर्फ सेकंड से बिलोंग करता है, फर्स्ट से नहीं करता है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका फर्स्ट क्या है, पी है, देन सेकंड क्यू है, फिर इसके बाद आर है। तो पी एंड क्यू में आपस में क्या है, एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जबकि तीसरा वाला मीन्स आर क्यू से कुछ पार्सली क्या है उसमें रिलेशनशिप आता है, लेकिन फर्स्ट वाले से मतलब पी वाले से उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो जब आपके पास तीन क्वांटिटी हो और इन तीन क्वांटिटी में दो जो मेंबर्स हो या दो जो पैरामीटर्स हो एक ग्रुप से बिलोंग करता हो, और तीसरा वाला जो पैरामीटर है वो दूसरे वाले ग्रुप से पार्सली रिलेशनशिप शो करता हो बट फर्स्ट वाले से नहीं, तो उस सिचुएशंस में आपको इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलेगा और ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। लास्ट एंड 10th नंबर का रूल है इफ टू आइटम्स आर पार्सली रिलेटेड टू द ईच अदर एंड द थर्ड इज item is entirely different from the two then they can be represented as follows। यहाँ पे दिया गया कि P एंड Q आपके दो आइटम हैं जो कि एक दूसरे से पार्सली आपका रिलेशन शो करते हैं, यहाँ पे आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, लेकिन तीसरा वाला जो है इन दोनों से पूरी तरीके से क्या है, डिफरेंट है। तो उसका इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। So this is all about the Venn diagram representations and the situations. So there are 10 kind of a situations. It can be represented by the different circle, different square और triangle shape structures. ये 10 आपको जो rules हैं Venn diagram के लिए, इन्हीं 10 रूल के ही बेस पे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस सेट में भी आपको दिया जाता है। अब वो क्वेश्चंस आपका किसी दो चीज़ में रिलेशनशिप निकालने के लिए आ सकता है, या फिर आपको कोई नंबर दे करके पूछ सकता है, रेशियो पूछा जा सकता है, सम रिलेशनशिप पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। तो वेन डायग्राम लॉजिकल रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके एग्जाम्स में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको समझेंगे तो थोड़ा सा अगर आपके पास इंटेलेक्ट है, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लगा करके अच्छे तरीके से इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो होपफुली कि अभी आप लोग रेडी होंगे और आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या इसके लिए सिचुएशंस हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, देखेंगे और फेस करेंगे कि अब आपके पास जो क्वेश्चंस आ रहा है उसमें आप ये जो रूल्स अभी पढ़े हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी रेडी होंगे और आपके सामने जो प्रैक्टिस सेट का पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, और यहाँ पे दे रहा है कि विच रीजन
डिनोट्स इंडियन लीडर्स हु आर नॉट सिंगर। यहाँ पे पैरामीटर्स दे रखा है सिंगर का, जो जेड सर्कल है वो सिंगर को रिप्रेजेंट करता है, वाई जो सर्कल है वो लीडर्स को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स जो सर्कल है वो इंडियन को रिप्रेजेंट करता है। पूछ रहा है कि कौन सा वो रीजन है जो कि इंडियन लीडर का है जो कि सिंगर नहीं है, मतलब वो भारतीय हैं और लीडर हैं लेकिन वो सिंगर नहीं है, वो आपको नंबर यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसको समझिए और आप लोग उसका आंसर बताइए ताकि मैं आप लोगों से समझ पाऊँ कि आप लोगों का कितना समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी यहाँ पे आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। चलिए और कोई? ए, वेरी गुड। और कोई? मतलब सबके सबके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा है, मतलब सबके लग रहा है कि सबका यही आंसर है। और कोई बोलना चाहेगा? हाँ जी। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख लीजिए। अगर सपोज मैं यहाँ पे कलर अगर अलग कर दूँ तो थोड़ा सा इजी रहेगा। सपोज ये वाला जो पूरा सर्कल है वो किसका है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज द लीडर्स का है, राइट, ये। और इसके बाद अगर ये वाला सर्कल अगर आप देखेंगे तो वो किसका है, दैट इज द इंडियंस का है। तो आपसे यही पूछा है कि जो इंडियन लीडर्स हों और वो सिंगर ना हो। सिंगर वाला पूरा सर्कल आपका ये है, राइट। तो इसमें इतना पूरा जो है वो पूरा सिंगर का है, आपको सिंगर का नहीं दिखाना था। तो ये 2 नंबर जो है वो आपका यहाँ पे वो दोनों में कॉमन है, मतलब ये दोनों में कॉमन है, मतलब वो लीडर भी है और इंडियन भी है बट सिंगर नहीं है। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द डायग्राम बिलो, आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटेड यूथ हु आर एम्प्लॉयड बट नॉट एजुकेटेड। आपसे पूछ रहा है इस डायग्राम में उस रीजन को आप बताइए कि जिसमें कि युवा जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं बट एजुकेटेड नहीं है, मतलब नौकरी है कर रहे हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। और कोई? अच्छा, तो अच्छा डी बोला आपने, सॉरी, मैंने मुझे सुनने में लगा कि आपने ए बोला। अच्छा, मैं डी पे लगा देता हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूथ हु आर एम्प्लॉयड बट नॉट एजुकेटेड, जो एम्प्लॉयड हैं बट एजुकेटेड नहीं है, उनको उनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये यूथ का सर्कल है, तो यूथ के सर्कल में कौन कौन सा आ रहा है भैया, 4 5 और 2, ये 3 यूथ में आ रहे हैं जो कि इसके इसके अंडर में है। यहाँ पे दे रखा है कि एम्प्लॉयड है बट एजुकेटेड नहीं है, तो एम्प्लॉयड वाला सर्कल कौन कौन सा है, ये वाला पूरा सर्कल है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। और एजुकेटेड वाले का कौन सा है, ये वाला है। तो एजुकेटेड में 4 लोग हैं, 2 5 मिनट। ओके, एजुकेटेड में कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, राइट। और जिसमें से आपका 5 और जो 6 है वो एम्प्लॉयड है। सवाल को ध्यान से समझिए, पूछ रहा है कि हु आर एम्प्लॉयड बट नॉट एजुकेटेड। एम्प्लॉय तो है बट एजुकेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाए। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ऑप्शन नंबर 4 कहता है 4 एंड 7। ऑप्शन नंबर ए सही है, दैट इज दिस वन। ये यूथ है, एम्प्लॉयड है बट एजुकेटेड नहीं है, ये यहाँ से रिलेशनशिप में इसके नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा, मीन्स 4 ओनली। ओके, एक नई लड़की आई है पारुल, पता नहीं, आवाज ही नहीं है। पारुल, कैन यू हियर मी? यस सर, ओके। सो आई थिंक आप बोल नहीं पा रही हैं। अगर आपको कहीं पे भी कुछ दिक्कत दिक्कत हो और डाउट हो तो आप प्लीज़ अपनी क्वेरीज को पूछ लेना। अभी आज आपकी पहली क्लास है तो हो सकता है आपको थोड़ा समझने में दिक्कत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, इन द फॉलोइंग डायग्राम द स्क्वायर्स रिप्रेजेंट वुमेन, ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स, अच्छा, जो स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है महिला को, ट्राइंगल्स रिप्रेजेंट्स कॉर्पोरेट मैनेजर, एंड सर्कल रिप्रेजेंट्स एमबीएस। ओके, which numbered part represents women MBA corporate managers? चलिए,
यहाँ पे आपको सिंबल के साथ में दे रखा है कि जो आपका स्क्वायर है उसको आप यहाँ पे डब्ल्यू लिख लीजिए, जो आपका ट्राइंगल है वो उसको आप सी लिख लीजिए, और जो आपका सर्कल है, सॉरी, जो आपका सर्कल है उसको एम लिख लीजिए, मीन्स एम बी ए है। अब आपसे यही पूछ रहा है वुमेन हो, एम बी ए हो और कॉर्पोरेट हो, तो उसमें आपको बताना है कौन सा नंबर है जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान से देखिए और अब उसको लगा के बताइए। मतलब इस क्वेश्चन में आपको सर्च क्या करना है कि तीनों जो पैरामीटर्स हैं, सर्कल है, स्क्वायर है, ट्राइंगल है, इन ये तीनों कहाँ पे कॉमन हो रहे हैं। जहाँ पे तीनों कॉमन हो रहे होंगे वही आपका नंबर होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वेरी गुड। सो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, दिस वन। ये ट्राइंगल में भी है, ये स्क्वायर में भी है और ये सर्कल में भी है। सो इसके बेसिस पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 है, a result of a survey of 1,000 persons with respect to their knowledge of Hindi, English and Sanskrit, Hindi for H, English for E and Sanskrit S, is given below। राइट, यहाँ पर आपको दिया जा रहा है एक सर्वे किया गया 1,000 पर्सनस का, और उन 1,000 पर्सनस में से 3 लैंग्वेज की सर्वे की गई है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की। पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ दोज हु नो ऑल 3 लैंग्वेज टू द टू दोज हु डू नॉट नो संस्कृत। मतलब कि रेशियो आपको बताना है किसके किसके बीच में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल लैंग्वेज डिवाइड बाई संस्कृत, उनका रेशियो आपको बताना है। 1,000 लोग हैं यहाँ पे, तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि कितने लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत वाले कितने हैं, पहले उनको देख लीजिए। क्या नहीं दिख रहा? हाँ जी, आपको यही ट्रिक लगाना था कि संस्कृत का सिर्फ पूछा हुआ है, नहीं सॉरी, हु डू नॉट नो संस्कृत, मतलब जो संस्कृत नहीं जानता है, ये क्वेश्चन है। सॉरी, ये मैंने आपको रिप्रेजेंट यहाँ पे गलत कर दिया। पूछ रहा है रेशियो कि जो तीनों लैंग्वेज जानते हैं उनके बीच में, और जो संस्कृत नहीं जानते उनके बीच में। जब संस्कृत नहीं जानते इसका मतलब क्या है? हिंदी और इंग्लिश जानते होंगे। मतलब हाँ, मतलब आपको आपको रेशियो जो बनाना है किसके किसके बीच में, ई प्लस एच प्लस एस डिवाइड बाई ई प्लस एच, ये बनाना है। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत डिवाइड बाई इंग्लिश और हिंदी। बताइए। संस्कृत ना जानने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। ये वाला जो सर्कल आपको मैं बना रहा हूँ ये पूरा क्या है, संस्कृत ना जानने वालों का है। तो टू टू प्लस 4 420 प्लस 120, मतलब कि 540, यही ना? हाँ जी। ये जो सर्कल है ये दिखाता है जो लोग संस्कृत नहीं जानते हैं। तो 504 आदमी ऐसे हैं जो कि आपके अ, संस्कृत को नहीं जानते हैं, 1,000 में से। ओके। और यहाँ पे 170 पीपल्स और भी हैं जो कि सिर्फ संस्कृत जानते हैं, हिंदी इंग्लिश नहीं जानते, मतलब ये तीनों लैंग्वेज को नहीं जानते हैं। तो अगर आप 1,000 में से 170 माइनस करेंगे तो ये नंबर कितना आएगा, 0 3 एंड 8, 830 आ जाएगा। मतलब 830 पीपल्स ऐसे हैं जो कि तीनों लैंग्वेज को जानते हैं, है ना? और इसके साथ साथ में 540 ऐसे हैं जो कि संस्कृत नहीं जानते हैं। तो 830 डिवाइड बाई 540, ये आपका जो आंसर आएगा वही आपका रेशियो होगा। निकाल के बताइए कितना आ रहा है। समझ आ रहा है? हाँ जी। समझ अगर आ रहा है तो फिर बताइए कितना आंसर आ रहा है। 83 डिवाइडेड 45, 54। फिर से मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर से आप समझिए। देखिए पूछ रहा है यहाँ पे कि उनके बीच में रेशियो बताइए जो कि तीनों लैंग्वेज को जानते हो और जो संस्कृत नहीं जानते हो।
तो तीनों लैंग्वेज को जानने वाले कौन कौन से लोग हैं, देखिए गलत लग गया वहाँ पे रेशियो। जहाँ जहाँ पे कॉमन चीज़ें होंगी, ये 200 वाला भी बेसिकली आपका सिर्फ इंग्लिश जानता है, ये नहीं जानता। ये 200 वाला भी सिर्फ आपका क्या जानता है, हिंदी जानता है, ये नहीं जानता। तीनों जानने वाले कौन है, सिर्फ ये वाला नंबर है ना, है कि नहीं? अ, देखिए 100 जो नंबर है, ये वाला नंबर है, ये हिंदी भी जानता है, ये इंग्लिश भी जानता है और ये संस्कृत भी जानता है, ठीक है? और ये वाला जो है ये भी नहीं जानता, ये सिर्फ संस्कृत जानता है। और ये 100 जो नंबर है, ये आपका इंग्लिश भी जानता है, मतलब हिंदी भी जानता है, संस्कृत जानता है, इंग्लिश नहीं जानता। सो तीनों जो लैंग्वेज हैं, थ्री लैंग्वेज को जानने वालों की संख्या कितनी है यहाँ पे, सिर्फ ये दिस वन दिखा। देखिए पहले यहाँ पे इस 1000 में से सिर्फ 100 पीपल्स ऐसे हैं जो कि तीनों जानते हैं, ई प्लस एस। ये क्लियर हुआ? क्योंकि ये 80 वाला संस्कृत जानता है, हिंदी जानता है, बट इंग्लिश नहीं जानता। ये 100 वाला हिंदी जानता है, संस्कृत जानता है, बट इंग्लिश नहीं जानता। ये 120 वाला इंग्लिश जानता है, हिंदी जानता है, पर संस्कृत नहीं जानता। बट 100 वाला जो नंबर है वो तीनों जानता है। और जो संस्कृत नहीं जानते वो कौन कौन से लोग हैं, ये इतना ये है, ये इतने लोग ऐसे हैं जो कि संस्कृत को नहीं जानते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 100 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका, दो दो चार और एक पाँच, 540। ठीक है। 1/10 कैसे? देखिए ध्यान से लगाइए। डी वाला कैसे? यही रेशियो आएगा, 100/540 है ना। 100 पीपल्स ऐसे हैं जो कि तीनों जानते हैं, 540 ऐसे हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी जानते हैं। तो हाँ, 100 डिवाइड बाई 540 करेंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, तो ये 10/45 हो जाएगा, है ना। हाँ, तो फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 5 डिवाइड बाई 27, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। सोविक पहले मैं आपका वेट कर रहा हूँ, कैसे आपका ए बी सही हुआ 1/10। हाँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं इसको रफ करता हूँ और फिर से आप लोग उसको समझिए क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ पे दे रखा है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा अच्छे से। यहाँ पे देखिए इन तीनों सर्कल में सिर्फ ये वाला जो नंबर है ना, वो तीनों ऐसा है जो कि कॉमन है, मतलब इंग्लिश हिंदी और संस्कृत जानता है। 100 नंबर, सिर्फ 100 नंबर, बस और कोई नहीं है। और संस्कृत न जानने वालों की संख्या कौन कौन सी है, ये वाली है। तो यही इनका रेशियो हो जाएगा, दैट इज 100/540, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है 5/27। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट दे रखा है डायरेक्शंस के बेसिस पे, और ये चार डायग्राम आपको यहाँ पे बने हैं 1 2 3 4 के फॉर्म में। और उसी डायरेक्शंस के बेसिस पे आपको फर्दर चार क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो कंटेन थ्री एलिमेंट्स, these three elements may or may not have some linkage. You have to indicate the group of element in each of the questions fit into which of the diagram given below.
यहाँ पे बता रहा है कि नीचे 3 आपको एलिमेंट दिए गए हैं, जो कि हो सकता है पॉसिबली कि उनका आपस में कोई लिंकेज हो या ना हो। आपको अपना इंटेलेक्चुअल यूज़ करके बताना है कि कौन-सा। हाँ, 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 बिल्कुल। आपको चेंज नहीं दिखाई दे रहा? हाँ, आपको जो पेपर मिलेगा बाइलिंगुअल मिलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ लैंग्वेज वाली जो पेपर होगी वो आपका एक लैंग्वेज में रहेगा, बाकी सारे स्टेटमेंट आपको दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। अभी मैं आपको पेपर भी दिखाऊँगा 2018 वाला, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करा लेंगे, फिर वहाँ पे भी चलेंगे। आप वहाँ का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आपको हिंदी में भी मिलेगा। स्क्रीन विज़िबल है? ओके, यहाँ पे डायरेक्शन बेसिस पे क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखा है, ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो कंटेन 3 एलिमेंट्स, these 3 elements may or may not have some linkage, you have to indicate the group of elements in each of the questions fit into which of the diagram given below। नीचे आपको 3 एलिमेंट दिए गए हैं, हो सकता है कि वो तीनों एलिमेंट आपस में एक दूसरे से लिंकेज शो करें या शो ना भी करें। आपको अपना विवेक यूज करके बताना है कि कौन से स्टेटमेंट के लिए कौन सा डायग्राम सही रिप्रेजेंटेशन के लिए फिट बैठता है। सो आपके पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ये 4 दे रखे हैं, उनके हिसाब से आपके सवाल आपसे पूछा गया। क्वेश्चन नंबर पहला है इंजीनियर्स, डॉक्टर्स एंड पीपल्स। तो अब आपको इन तीनों के बारे में सोच करके इन चारों फिगर में से कोई एक फिगर ऑप्ट करना है और बताना है कि कौन सा फिगर सही से रिप्रेजेंट करता है इन स्टेटमेंट्स को। पहला वाला कर सकता है, वेरी गुड, ये आपका आंसर है। सौविक थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा सोच लेते हैं, इंजीनियर डॉक्टर कैसे हो सकता है? अरे भाई, इंजीनियर का काम अलग है, डॉक्टर का काम अलग है, दोनों एक दूसरे से डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी शो करते हैं। केस नंबर थर्ड आपको ये दिया जा रहा है पढ़ने के लिए। चलिए, पारुल का भी आंसर आना चाहिए और अभी ये आंसर। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। बोथ आर द पीपल्स एंड बोथ हैव नो कॉमन, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फीचर्स। दोनों आपस में एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन दोनों ही पीपल्स हैं। सो बड़ा वाला जो सर्कल होगा रिप्रेजेंट किसको करेगा? पीपल्स को, दिस वन। और मान लीजिए आपका ये क्या है? इंजीनियर है, और ये आपका क्या है? डॉक्टर है। तो इंजीनियर और डॉक्टर आपस में डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो हैं तो आदमी ही, मतलब हैं तो इंसान ही। दैट इज वाई फर्स्ट फिगर जो होगा वो उनका क्या करेगा? सही ऑप्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला सवाल उसी बेसिस पे है, अब इसको उम्मीद करूंगा कि सब लोग सही लगाएंगे। वर्टिब्रेट्स, चूंकि ये बायोलॉजी फील्ड का है, नॉन वर्टिब्रेट्स, लिविंग बींग्स। पारुल का कोई आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा, पारुल ने दे दिया आंसर, वेरी गुड। पारुल ने आंसर दिया है 1, और अमित बता रहे हैं 1 एंड 3। अब ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अब आप लोगों से उम्मीद तो ये कर सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं होना चाहिए। कनेक्टिंग लिंक जो आप पढ़ते हैं ना, वो एक्सेप्शंस होते हैं, वो ऐसे मोस्ट फ्रिक्वेंटली नहीं पाया जाता। डेफिनेटली रहेगा 1। आपने पढ़ा कि वर्टिब्रेट्स की फीचर्स अलग होते हैं, नॉन वर्टिब्रेट्स के फीचर्स अलग होते हैं, वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन आपको अलग पढ़ाया जाता है, वो अलग पढ़ाया जाता है। दोनों में कोई सिमिलरिटीज नहीं है। आप एक चीज़ को लेकर के बैठे हैं कि कनेक्टिंग लिंक, ऐसा नहीं है। कनेक्टिंग लिंक्स आपके एक्सेप्शंस के लिए बताया जाता है कि अच्छा, ये दोनों अलग तो होते हैं, बट सम ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कि दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। सो दे आर द स्पेशल केस, दे आर नॉट यूजुअल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है वो सिमिलर ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, दैट इज द इंजीनियर, डॉक्टर एंड पीपल्स का, वैसे ही आपको ये वाला भी स्टेटमेंट आपको दे दिया गया कि वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स एंड लिविंग बींग्स। वर्टिब्रेट्स की प्रॉपर्टी अलग है, नॉन वर्टिब्रेट्स की प्रॉपर्टी अलग है, लेकिन दोनों होते क्या हैं? लिविंग बींग्स हैं। तो बड़ा वाला रिप्रेजेंट किसको करेगा? ये इसको, बाकी ये दोनों इसको। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। पारुल का एक क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनियन, मीट एंड वेजिटेबल्स।
सेकंड। सेकंड है। वेरी गुड। और कोई? और कोई भाई? हाँ। अच्छा, पहले 39 का तो बताइए। हाँ, देखिए यहाँ पे सब्जी और प्याज में संबंध है, मतलब ये ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लेकिन मीट जो है इन दोनों से क्या है, एकदम अलग है। तो यहाँ पर आपको बताया गया, जैसे आपने देखा था पी एंड क्यू और आर करके, वैसे यहाँ पे आपको दे दिया गया। तो ये दोनों आपस में एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मतलब मतलब प्याज क्या है, एक तरीके की सब्जी में ही आता है। और मीट जो है एकदम पूरी तरीके से अलग है, वो एनिमल सिस्टम है। तो इन दोनों से इसका कोई रिलेशन नहीं है। दैट इज वाई फिगर नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है डॉग, एनिमल एंड पेट, बताइए। ऑप्शन नंबर 3। ऐसा क्यों? हाँ, मतलब यहाँ पे बड़ा वाला जो है वो क्या है, एनिमल है। राइट, मतलब कुत्ता क्या है, एनिमल है। और कुछ कुत्ते आपके ये भी हो सकते हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पे पार्शियल क्या है, रिलेशनशिप है। ओके। हाँ जी। आगे चले। नाम ही इसका रीजनिंग है, और वो भी लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें आपका पूरा का पूरा इंटेलेक्चुअल यूज हो जाएगा। अगेन फिर से आपको डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, और इनका भी आपको यहाँ पे 4 डायग्राम है। आप, मैं स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो कंटेन 3 एलिमेंट्स। These three elements may or may not have some linkage. You have to indicate same statement वही है। फिर से आपका 4 यहाँ पे डायग्राम दिया गया। 3 आपके यहाँ पे एलिमेंट हैं, उन तीनों का हो सकता है आपस में रिलेशन है या नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट के लिए कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट करता है। सो सी है, आइलैंड है एंड माउंटेन है। बताइए इस स्टेटमेंट के लिए कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा। हाँ? अच्छा, जो ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब कि दो, मतलब कि ये वाला कहना चाह रहे हैं आप? ये वाला? ओके। ओके। और कोई बताना चाह रहा है? वेरी गुड, प्रिंस का लॉजिक अच्छा चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे कि आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ अ सी। राइट, ये दोनों आपस में एक ग्रुप से बिलोंग कर सकते हैं, बट माउंटेन एकदम अलग है। तो क्वांटिटी नंबर थर्ड मीन एलिमेंट नंबर थर्ड जो है इन दोनों से एकदम सेपरेट है। तो यहाँ पे ये दोनों जो सर्कल है, मान लीजिए सपोज कीजिए ये बड़ा वाला पूरा क्या हो गया, समुद्र हो गया। और समंदर के कुछ पार्ट में आपके आइलैंड पाए जाते हैं। लेकिन माउंटेन पूरा क्या है, समुद्र से कोई संबंध नहीं है। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन फिगर नंबर 2 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। वाटर, एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजन। वेरी गुड। अब तो फिर से बायोलॉजी। जल्दबाजी में दुर्घटना घट सकती है, तो कृपया आप शांति से सॉल्व करें। क्वेश्चंस अच्छे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी कर दें और गलत करके चले जाएं। थोड़ा ध्यान लगाइए, केमिस्ट्री इतना पढ़ा चुका हूँ। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, है ना? और वाटर आपका एयर में भी। हाँ जी, बताइए बताइए। कोई कुछ बोल रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। बैक साइड से कोई सोविक कुछ बोल रहा है क्या, सोविक? अच्छा, तो किसकी बैक? बैक से मुझे कुछ। अच्छा, ओके। एनीवे, कोई आंसर अभी तक नहीं दिया। पारुल ने दिया क्या? अच्छा, ओ माय गॉड। सर जूम इन कर दीजिए। हाँ। अच्छा, बहुत लोगों ने मैसेज किया, मैं देख नहीं पा रहा हूँ इधर। ओके, क्या कह रहे हैं आप लोग?
हाँ जी, कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन जा रहा है इस पे, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। प्रिंस। अच्छा, आप इस पे जा रहे हैं। अभी थर्ड कौन बोला था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो मैं जान सकता हूँ कि क्या लॉजिक से आप लोगों ने बताया कि ये थर्ड सही है? वेरी गुड। सो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज द पार्ट ऑफ अ बोथ, दैट इज वाटर एज वेल एज एयर। दोनों का ही पार्ट है, कंस्टिट्यूएंट्स है, दैट इज वाई ये आपस में इंटरलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मीन्स थर्ड क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए, अच्छा चल रहा है आप लोगों का लॉजिक। स्टूडेंट ऑफ लाइफ साइंस, कितने अच्छे से क्वेश्चंस रखे हैं, पहले ये आप ध्यान दीजिए, आपकी बायोलॉजी बैकग्राउंड के होने के मद्देनजर रखा गया है। स्टूडेंट ऑफ लाइफ साइंस, स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड मेन, ये बताइए अब इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हैं? ले, इनका इनका अलग कौन। अरे बाबा, ये सोवी ना कहाँ का कॉन्सेप्ट कहाँ लगाता है भाई। यहाँ पे लाइफ साइंस देने का मतलब ये हुआ कि आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, और हिस्ट्री देने का मतलब हुआ कि आप आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे हैं, और दोनों ही आपस में अलग हैं, लेकिन दोनों क्या है, दोनों ही इंसान मतलब आदमी हैं। सो यहाँ पे बड़ा वाला जो सर्कल होगा वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, मेन को। और ये दोनों ही आपके क्या मतलब, एक साइंस लाइफ साइंस को पढ़ रहा है, और एक क्या किसको पढ़ रहा है, हिस्ट्री को पढ़ रहा है। अभी आप यहाँ पे ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं ना सोभिक, आप उसको थोड़ा समझिए इस तरीके से कि अलग अलग जो स्टेटमेंट दिए गए इसका मतलब यहाँ पे रिलेशन आपको बताना है। आप उसको इस तरीके से रिलेट मत कीजिए कि लाइफ साइंस के पढ़ करके बच्चा यूपीएससी में तैयारी कर सकता है हिस्ट्री से, डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है। बट यहाँ पे ये जो टर्म दिए गए हैं आपको ये बताने के लिए कि उनमें रिलेशन है या नहीं है, बस ये चीज़ के लिए। अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे सब, जो कि बहुत तकलीफ होगी मुझे। कितने अच्छे से क्लास करते हैं, इतने अच्छे से पढ़ते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अगर गलत हो जाएंगे तो दिक्कत होगा। सो इस वाले क्वेश्चंस के लिए ऑप्शन नंबर फोर आपका सही है। ओके। क्रोज, बर्ड्स एंड रैट, बताइए। ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, और कोई? सही बात है, सारे कौवे पक्षी होते हैं, और इन दोनों में आपस में क्या है, ग्रुपिंग है, मतलब एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो चूहा होता है उसका कोई इनसे इन दोनों से मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, मतलब कि ये वाला। प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट, वेरी गुड। लाजवाब क्वेश्चन है ये तो। गुड वन। प्रोफेसर्स मतलब रिसर्चर्स, प्रोफेसर हो सकते हैं, साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, प्रोफेसर रिसर्चर भी हो सकते हैं। तो आपस में इन सब का क्या है, रिलेशनशिप है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इनके लिए क्या होगा, सही हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ आपके जो एग्जाम्स में पेपर आया हुआ है उस वाले पेपर को। तो जरा उस क्वेश्चंस को भी आप लोग सॉल्व कीजिए, और देखिए कि उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आप लोग उसको कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो अभी मैं ये स्लाइड आपकी स्टॉप करूँगा, फिर दूसरी वाली जो फाइल है उसको मैं शेयर करूँगा। ओके। ओके, होपफुली कि अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पेपर दिख रहा है, दिख रहा है।
पारुल ने मैसेज किया, यस सर, ओके। हाँ, तो अब ये आपके 2018 का पेपर है, जिसमें कि पूरा आपको ये दे रखा है, और मैं उन क्वेश्चंस पे ले चलता हूँ जहाँ पर आपका ये वेन डायग्राम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला तो यही देख लेते हैं, एक कुछ क्वेश्चंस ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जो कि आप यहाँ पे कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे जहाँ पूछ रहे थे, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों दे रखा है। पहले मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, सो इन द गिवन गिवन फिगर हाउ मेनी पेन्स आर ब्लू, ब्लू वाले पेन को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे ट्राइंगल में दे रखा है, ये ब्लैक है, और ये सारे आपके पेन्स हैं, और ये आपके पूरे ब्लू हैं। तो कितने पेन ब्लू हैं ये आपको बताना है। तो ब्लू वाले संख्या वाले ये हैं पूरा, 4 है, 19 मतलब 4 है, 19 है, 16 है। और पेन पूरा आपका ये पूरा पूरा जो ये आपको दिखाई दे रहा है पूरा पेन है। तो ये दोनों जो हैं आपके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो नंबर होगा वो क्या होगा, ब्लू पेन होगा। तो 1904 कितना हो जाएगा, 23, है ना। हाँ जी, तो है ना इजी सा सवाल। हाँ, इस वाले टॉपिक से मतलब अभी जो पढ़ा बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, क्या कर रहा है, ब्लैक को, ब्लैक, कितने, हाँ कितने पेन्स ब्लू हैं, तो ब्लू वाला आपका सर्कल देखिए पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, राइट। इसमें से 16 जो नंबर है वो पेन नहीं है। तो पेन वाले संख्या कौन कौन से, 1904, 23, वो ब्लैक है, वो अलग बात है, लेकिन ये ब्लू में है, और ब्लू आपसे पूछा गया है। ठीक है, कोई फिर ये कॉमन है, अगर आपसे ब्लैक पूछा जाता तो फिर आप इसको भी काउंट करते। सोविक के पास हर उसके लिए स्टेटमेंट है। अच्छा, अभी तो ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, बट सॉल्व कराएंगे तो आप कर लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं वेन डायग्राम पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, विच पार्ट रिप्रेजेंट प्लेयर्स बॉयज हु आर विलेजर्स, इसमें से कौन सा भाग खिलाड़ियों को प्रदर्शित करता है जो कि ग्रामीण हैं, प्लेयर्स हु आर विलेजर्स। सो प्लेयर्स कौन कौन से हैं, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो है वो ट्राइंगल प्लेयर्स को बताता है, और विलेजर्स आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बताता है। तो सिर्फ और सिर्फ सी जो आपका प्लेयर है, वो सी जो प्लेयर है आपका क्या है, वो ग्रामीण है। सो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वो राइट हो जाएगा। सो सोचिए कितना अच्छे से क्वेश्चन, इजी इजी सा क्वेश्चन आया है। और मुझे नहीं लग रहा कि ये सब क्वेश्चंस आप लोगों से बचना चाहिए एग्जाम के टाइम पे। वैसे अभी और प्रैक्टिस कराएंगे तो और अच्छे से हो जाएगा। दो क्वेश्चंस तो हो गया, और नेक्स्ट क्वेश्चंस किधर है, चलिए चलिए। हम्म, एग्जाम्स के पहले आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी रहेंगी, जिससे कि आपके मार्क्स स्कोर अच्छे हो पाएंगे। ये गलती आप मत कीजिएगा कि पहले आप मैथ में जाइएगा। एग्जाम्स हमेशा उस सेक्शन से स्टार्ट कर किया जाता है जिस सेक्शन पे आपकी कमांड बहुत अच्छी हो, बिकॉज स्टार्टिंग का कॉन्फिडेंस आपको लास्ट तक बनाए रखता है। अगर एग्जाम टाइम पे एक बार आपने कॉन्फिडेंस अगर लूज कर दिया, सो आप पूरे एग्जाम टाइम पे अपना कॉन्फिडेंस फिर से रिज्यूम नहीं कर पाएंगे, और पेपर आपका पूरा पूरा खराब हो जाएगा। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, बिकॉज यू ऑल आर द biology background, so don't try to start with your mathematic portion। आपको हमेशा अभी बात करेंगे उस पर, पहले यहाँ पे देखते हैं। चलिए, अच्छा केमिस्ट्री भी पढ़ा चुका हूँ, पारुल को नहीं पढ़ाया हूँ, बट बाकी सबको पढ़ा चुका हूँ। तो सवाल मेरा यहाँ पे है आप लोगों से, और इसको बताना रहेगा आप लोगों को। इन टेट्रा साइनोइथाइलिन मॉलिक्यूल हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रखा। हाँ, अच्छा, पहले तो आप देखिए, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड है यहाँ पे तो एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। और अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे आपका ऊपर भी पाई, नीचे भी पाई, बीच वाला सिग्मा। तो आप यहाँ पे काउंट कीजिए, एक पाई, दो पाई, एक पाई, दो पाई, फिर यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे पाई, यहाँ पे भी पाई, यहाँ पे भी पाई, राइट, यहाँ पे एक पाई। तो दो, दो चार, दो छः, दो आठ, और एक नौ,
9 क्या होंगे आपके पाई बॉन्ड हो गए। सिग्मा कितने हो जाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे दो, एक यहाँ पे तीन, एक यहाँ पे चार, एक यहाँ पे पाँच, एक यहाँ पे छः, सात, आठ, नौ। सो 9 सिग्मा 9 पाई। वेरी गुड। किसने बताया आंसर? क्यों बता दिया? हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, बताओ। सॉल्व करा देते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो सब्लिमेशन, डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने की प्रोसेस को। वेरी गुड। जी जी। और अच्छा, ये वाला है क्या? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव, एफ पे 1 नेगेटिव एंड आयन पे, सोडियम आयन पे 1 पॉजिटिव। फजांस रूल पढ़ा है? हाँ हाँ। तो क्या गड़बड़ हो रहा है? हाँ। अच्छा, पहले थोड़ा सा आपको बेसिक समझा देते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए, अगर आपका ये सोडियम था, राइट, और इस सोडियम से सोडियम को पॉजिटिव बनाना है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। किसी भी एटम्स के न्यूक्लियस से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, न्यूक्लियस से नहीं, न्यूक्लियस के बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर निकलता है, सपोज यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके ऑर्बिट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो उसके साइज पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा पहले से। मतलब ये जो सोडियम है और सोडियम आयन है, इन दोनों में साइज का किसका इंक्रीमेंट रहेगा, मतलब साइज किसकी बड़ी होगी, पॉजिटिव वाले की या सोडियम आयन की? पॉजिटिव वाले की साइज बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों? वेरी गुड। तो उस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी अगर आयन, मतलब कोई भी एटम अगर एनायन बनता है तो उसके साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर कोई केटायन बनता है तो उसके साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। मतलब जब भी कोई एटम्स अगर अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो वो पॉजिटिव आयन बनता है, और जब भी कोई एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो नेगेटिव आयन बनेगा। ओके। तो उस केसेस में क्या होगा कि सपोज जो भी आपके आयंस होंगे, मतलब पॉजिटिव आयन का जो साइज होगी वो हमेशा छोटी होगी किससे, न्यूट्रल वाले से। और न्यूट्रल वाले की साइज हमेशा छोटी होगी किससे, नेगेटिव वाले से। मतलब सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर होगा, मतलब सबसे ज़्यादा जो बड़ी साइज होगी किसकी होगी, नेगेटिव वाले का। मतलब फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कोई एक एलिमेंट ई है, राइट, और इसका 3 फॉर्म दे रखा है, ई के फॉर्म में दे रखा है, ई पॉजिटिव के फॉर्म में दे रखा है, ई नेगेटिव के फॉर्म में दे रखा है। अब अगर आपको इन तीनों में से पूछा जाए कि हाँ, एटॉमिक साइज का क्या ऑर्डर रहेगा, तो आप वहाँ पे क्या बताएंगे? सबसे छोटी होगी जो पॉजिटिव वाला होगा, देन उसके बाद आपका न्यूट्रल वाला होगा, देन उसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव वाला आएगा। तो जो ऑर्डर आप बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, ई पे पॉजिटिव, देन ई, देन ई नेगेटिव। रूल आपको बता, जैसे सपोज अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे आयरन है, आयरन नॉर्मल से यहाँ पे आयरन 2 बन रहा है, 2 पॉजिटिव, और इसके बाद फिर आपका आयरन 3 पॉजिटिव बन रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों स्टेट में सबसे छोटी एटॉमिक रेडियाई किसकी है, तो क्या बताएंगे आप? अच्छा, सपोज मैं आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव अगर पूछूंगा तो क्या बताएंगे? 3 पॉजिटिव। ऐसा क्यों? हाँ। हम्म।
तो मतलब इससे समझ में आपको क्या आया? जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, उस आयन की साइज़ छोटी होती जाएगी। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, उस आयन की साइज़ उतनी ही बड़ी होती जाएगी। तो उस रूल के अकॉर्डिंग ज़रा देख कर के मुझे बताइए कि कौन-सा ऑप्शंस आपका सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी, कैसे? तो यहाँ पे देखिए, ये जो सिंबल है मतलब बड़ा दिखा रहा है, जबकि पॉजिटिव चार्ज वाला सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा कहीं दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज? ये है। सबसे छोटा ये है, फिर उसके बाद लेस नेगेटिव, फिर उसके बाद मोर नेगेटिव, फिर उसके बाद मोर नेगेटिव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे? क्या? हाँ? अरे भाई, सही ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा था। ये सिंबल यहाँ पे लग रखा है, आपको सिंबल लगा के दिया हुआ है इसने। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का सिंबल है। अरे भाई, वो बताने वाली बात है, उसमें साफ साफ दिख रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर का। साइन जो लगा रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा? आपको इस क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट मिला वो क्या मिला? एटॉमिक रेडियाई को लेकर के, कि किसी भी एलिमेंट का या किसी डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक रेडियाई का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट किसकी होगी? कैटायन की। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको रूल बना करके आप याद रखिए और अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके। ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई, ध्यान से समझिए। कैटायन सबसे छोटा, देन न्यूट्रल, देन एनायन। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कैटायन, मोर कैटायन। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई m एक एलिमेंट है, उससे पहला पॉजिटिव चार्ज m था 1, और इस पे आपका चार्ज 2 आ गया, तो इन दोनों में अगर आप बात करेंगे तो जिस पे कम पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज बड़ी होगी, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी साइज क्या होगी? छोटी होगी। तीसरा रूल आपको बताता है एनायंस के लिए, जिस पे कम नेगेटिव चार्ज होगा उसकी साइज क्या होगी? छोटी होगी। तो एनायंस, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन मोर एनायंस या मोर नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे आप ऑर्डर बना लीजिए, पॉजिटिव, देन इसके बाद न्यूट्रल, देन इसके बाद नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं फजान्स रूल। तो वैसे तो ये पेपर में पूरा आपको सॉल्व भी कराता, लेकिन अभी मैथमेटिक्स से हम लोग फिर केमिस्ट्री में घुस गए। और ओके, ये समझ में आया? हेलो, चले गए क्या सब? समझ आ गया? ओके, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, खोजते हैं कि कहाँ पे है वेन डायग्राम। ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। अगर ये पढ़ा है तो इसके बेसिस पे आप आसानी से बता पाएंगे। पैरामैग्नेटिक का होता है जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। और डायमैग्नेटिक का मतलब होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जनरली, हेलो,
जी हाँ, एमओटी थ्योरी आपको लगानी पड़ेगी और उनके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स को एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग, ऐसे अगर आपने पढ़ा है तो आपको डायग्राम यहाँ पे याद होगा कुछ इस तरीके से। लाइक ऐसा आपको डायग्राम बनता हुआ दिखाई देता है 1s का यहाँ पे, और ये वाला ऐसे, ये आपका होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और ये आपके होते हैं एंटी बॉन्डिंग। फिर इसके बाद आप यहाँ पे बनाते हैं 2p का, तो p वाले में आपको 3 बनाना पड़ता है इस तरीके से, 3 ऑर्बिटल का। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है, ये वाला डायग्राम बना करके आपको, इसको बोलते हैं आप एमओटी थ्योरी एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये जो आप भरेंगे आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन अगर आपका पेयर्ड फॉर्म में होगा तो उसको आप बोलते हैं डायमैग्नेटिक, और अगर आपका अनपेयर फॉर्म में होगा तो पैरामैग्नेटिक। ये पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा बाद में, पहले हम लोग देख लें कि वो आपका कहाँ पे है, कौन सा, वेन डायग्राम का। ये केमिस्ट्री क्वेश्चन से बड़ा अच्छा क्वेश्चन, सॉरी फिजिक्स का। आई थिंक वेन डायग्राम से 2 ही क्वेश्चन था क्या पूरे पेपर में? अगर हाँ 2 क्वेश्चन अगर एक टॉपिक से आ गया तो बहुत बड़ी बात है। इतना ज़्यादा सिलेबस है और इतना ज़्यादा चीज़ें हैं उसको बता, मतलब देने के लिए ना, कि अगर 2 भी क्वेश्चन अगर एक टॉपिक से आ गया तो बहुत बड़ी बात है। तो केमिस्ट्री से भी आप लोगों ने देखा कि 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, फिजिक्स से भी आया हुआ है, और इसके बाद हम लोगों ने इसका भी देख लिया। ठीक है, तो वेन डायग्राम का मेरे ख्याल से क्वेश्चन अब नहीं है, यही था जो भी है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे ये जो पीडीएफ, सॉरी जो स्लाइड मैंने शेयर किया हुआ था, उस स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस अभी हैं जो कि मैं अभी सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ये आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कल की क्लास जब हम लोग लगेगी, कल लॉजिकल रीजनिंग का अगला वाला सेशन हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। बट आप लोग ये जो क्वेश्चंस अभी इसमें मतलब मैं दूंगा उसमें आपको पीडीएफ में, उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और आज मैंने ग्रुप में एक बायोलॉजी का पूरा प्रैक्टिस सेट शेयर किया था, क्या देखा आप लोगों ने उसको? कोई बात नहीं, आप उसको सॉल्व कीजिए, और इस बायोलॉजी वाले का जो वो होगा, बीच में किसी दिन हम लोग क्लास लगाएंगे तो उस पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे। जब तक मैं चाहता हूँ कि आप अपने बेसिस से पहले उसको देखिए कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस मतलब जितना हो सके करते रहिए, और होपफुली कि वेन डायग्राम से आपकी प्रॉब्लम जो होंगे वो सॉल्व आउट हो जाएंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर आप ऐसे पीसफुल डाउन होकर के अगर पेपर को देखेंगे पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से समझ लेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे लेटर का रीअरेंजमेंट वाला, जिसमें कि आपको ए बी सी डी दे करके और अरेंज करके पूछा जाता है। पॉसिबल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, वर्डफुल मीनिंग्स कितने बनेंगे, ऑर्डर क्या होगा, नंबर्स क्या आएंगे, उनको लेकर के बहुत सारे सवाल आता है आपके एग्जाम्स में। इसमें भी मेरे ख्याल से आया हुआ है, देखें शायद अगर कहीं दिख जाए तो मैं आपको दिखा दूँ। तो उस चीज़ को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दे रखा है ना इसे, ये अल्फ़ाबेटिकल वाला। कल इस टॉपिक को हम लोग डील करेंगे, तो इससे भी जो क्वेश्चंस आपके होंगे बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, प्रिंस, सोविक, अमित एंड पारुल, होपफुली कि आप लोगों को क्लास में जो चीज़ें बताई गई वो समझ में आ गई होंगी, और जो मैंने आपको बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट दिया उसको आप देख लीजिएगा। आज की पीडीएफ में भी आपको 2 पेज मिलेगा क्वेश्चंस का, उसको भी सॉल्व कीजिएगा। बाकी कल फिर मुलाकात होगी, तो कल हम लोग नए टॉपिक को डील करेंगे। ओके, और ये पेपर जो शायद कल सोविक सोविक ने ही शेयर किया हुआ है ग्रुप में, ये पेपर भी आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए, और करके देखिए कि जितना अभी क्लासेस हुई हैं उनके बेसिस पे जो आपको नॉलेज ट्रांसफर किया गया, उसके बेसिस पे आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना? और अगर किसी ओके, अगर किसी के पास ये पेपर नहीं है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। सभी के पास होना चाहिए मेरे ख्याल से, जो लोग नए जुड़े हैं, लाइक है जैसे आदर्श हैं और पारुल, इनके पास अगर शायद मेरे ख्याल से नहीं होगा। वैसे आप उसमें जाएंगे मीडिया वाले में तो शायद आपको मिल जाना चाहिए। अगर आप किसी को कुछ डाउट मतलब दिक्कत हो रही है तो वो मैसेज करे ग्रुप में, जिसके पास होगा वो शेयर कर देगा। ठीक है, ओके जी, ठीक है फिर, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल, गुड नाइट, गुड नाइट।